Dear student, as you know, we have completed first and second chapter of your book Business Study R.K. Singla, and we are going to start till today whose topic of component of business environment chapter 3. जो ये चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है। आज हम देखने वाले हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इन कंपोनेंट्स का बिजनेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है या क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आप कंपोनेंट भी कह सकते हो, आप डायमेंशंस भी कह सकते हो, आप घटक कह सकते हो, आप आयाम भी कह सकते हो। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है व्यावसायिक वातावरण के आयाम या घटक या डायमेंशंस। ये सारे एक ही कंपोनेंट्स को ही हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि इसको आयाम भी कहते हैं, घटक भी और डायमेंशंस भी। कई बार पेपर में आ जाता है कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक तो हमने किया ही नहीं। तो कंपोनेंट को ही डायमेंशंस कहते हैं, आयाम कहते हैं और घटक कहते हैं। ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर शोर इन द फॉलोइंग डायग्राम। आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को कि जो कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो बिजनेस का एनवायरनमेंट का बिजनेस पे क्या क्या इंपैक्ट आता है, वो कहाँ कहाँ से आता है। एक इंटरनल आता है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। हमारा बिजनेस के दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होते हैं या जिसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारे पास कस्टमर हो गए, कस्टमर ने एकदम से अपना टेस्ट जो है वो चेंज कर लिया, तो सीधा सीधा बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएंगे। यदि हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया वो गलत ले लिया, तो उसका पूरा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगे। ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसका बिजनेस के पे के जो स्ट्रक्चर है या बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस होता है या उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इंटरनल में उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव किस तरीके से लिए हमने, पॉलिसीज किस टाइप से बनाई हैं, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन किस तरीके से शेयर करता है या किस तरीके से उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग वगैरह होती है, प्रोडक्शन का हमारा मेथड क्या है या हमारा प्रोडक्शन की हमारी कैपेसिटी क्या है, हम उसको किस तरीके से मार्केट में उतारते हैं, कितना यूटिलाइज करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हमारे पास दो आएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड होता है और मैक्रो हमारा जनरल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। माइक्रो हमारा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है और मैक्रो हमारा जनरल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। इसके अंदर आते हैं हमारे माइक्रो में हमारे कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। ठीक है। मैक्रो में आएंगे हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है हमारा, सोशल एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। सबसे मेन हमारे पास मैक्रो होता है जिसका पूरा बिजनेस के ऊपर बिजनेस डाउन या अप हो जाता है एकदम। ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि हमने पॉलिसीज गलत बना ली और ये हमारे सारे फैक्टर अच्छे हैं तो हमारी बिजनेस ठीक हो जाएगा। नहीं, इम्पैक्ट सबका ही आता है, मगर कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ को हमारे ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड अंडर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ऐसे सभी फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर ही हैं, ठीक है, जो बिजनेस के अंदर खुद की वजह से पैदा होते हैं और वो उसके कंट्रोल में भी हैं। ठीक है। Internal environment includes all those factors which influence business and which are present within business itself. These factors are usually under the control of business. And the study of internal factor is really important for the study of internal environment. यदि हमें बेशक से ये एनवायरनमेंट जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे
हाथ में है, बिजनेस के हाथ में है इसको कंट्रोल करना। मगर ये ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं पढ़े, इसके बारे में ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको ये 10 के 10 फैक्टर्स बता दिए थे ऊपर। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस किस तरीके का है, बिजनेस की कैपेसिटी क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ है, पॉलिसीज कैसी बनी हुई है, प्रोडक्शन मेथड कैसा है, या मैनेजमेंट में किस तरीके का पार्टिसिपेशन हुआ है। ठीक है ना, लोग कैसे भागीदारी करते हैं उसमें, या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, या ह्यूमन बीइंग को हम यूज़ करते हैं, या कैपिटल यूज़ करते हैं, वो किस तरीके का है। ठीक है, इन सभी को ऑल द अबव फैक्टर डू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब भी हम करते हैं इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, बट सिंस ऑल दिस फैक्टर आर यूजली अंडर ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए इसको बिजनेस एनवायरनमेंट में शामिल कम किया जा सकता है, क्योंकि ये हमें एनवायरनमेंट के अंदर हम वो सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल, जिनका मतलब हम जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये वाले तो हमारे कंट्रोलेबल, तो इसके बारे में हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे। अब आगे आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो सभी फैक्टर्स आएंगे जो बिजनेस के बाहर हैं। ठीक है, जिनका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसीलिए इन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना या इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर दोज विच इज ए पर्टिकुलर company has very close relationship. However, there are some other factors which influence entire business community. On this very basis, external and can be divided into two parts. इसी आधार पर, क्योंकि ये जो है हमारे बिजनेस पर अप्रत्यक्ष रूप में, ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस पर अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं हमारे बिजनेस को। ठीक है, एक्सटर्नल हमें को इफेक्ट करते हैं, पूरे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसीलिए इसको उनके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक किया है माइक्रो और एक किया है हमने मैक्रो। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स दो फैक्टर विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड। ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के बिल्कुल, जैसे बिजनेस के बिल्कुल चिपके हुए फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर जो थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज होते हैं। कस्टमर ही नहीं होंगे तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। ठीक है, इन्वेस्टर्स नहीं होंगे बिजनेस चलेगा ही नहीं, सप्लायर सप्लाई नहीं करेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो बहुत क्लोज होते हैं, इनके बिना बिजनेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस वेरी इन एवरी इंडस्ट्रीज यूनिट डिफरेंटली। दीज फैक्टर्स आर अंडर कस्टमर हो सकते हैं, कंपटीटर हो सकते हैं, हमारे मार्केटिंग इंटरमीडिएटर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, और पब्लिक भी हो सकती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कस्टमर, कि कस्टमर कौन है। कस्टमर ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी डिफरेंट टाइप्स। दिस इंक्लूड हाउस होल्ड हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकती हैं हमारे कस्टमर में, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कमर्शियल एंटरप्राइजेज हो सकती हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर हाईली इन्फ्लुएंस ए फर्म। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए कंपनी सप्लाइज गुड्स ओनली फॉर द गवर्नमेंट। एक कंपनी गवर्नमेंट को सप्लाई करे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी कस्टमर हो गई, क्योंकि हम जो जितना भी मटेरियल है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल हमारा कस्टमर है गवर्नमेंट। It means the firm has only one customer because some reason their relation gets short, the supply of goods will stop. In that case, closure of that firm is certain. यदि गवर्नमेंट मना कर दे कि हम आपसे गुड्स नहीं परचेज करेंगे, तो इसका सीधा सीधा हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा और हमारी फर्म के बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द क्लियरली इंडिकेट्स द कस्टमर डू इन्फ्लुएंस द बिजनेस दे फर्म, देयरफॉर ए फर्म शुड मेक एफर्ट ऑफ द टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स। सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन है, जो सामान दे रहा है, हमारे को रॉ मटेरियल दे रहा है। लाइक द कस्टमर द सप्लायर आल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। इससे भी हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। इफ ए बिजनेस हैज ओनली वन सप्लायर ही गेट अनॉयड बिकॉज सम रीजंस। यदि सप्लायर ही ना हो, वो हमें बिजनेस में सप्लाई ही ना के, यदि हमारे को ना दे, तो क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अब किसी बिजनेस में जो हम सप्लाई ले रहे हैं वो केवल एक ही सप्लायर है जो हमारे बिजनेस को सप्लाई कर रहा है, और किसी रीजन से वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है। वो रीजन जेन्युइन भी हो सकता है, और वो रीज़न हमें मतलब कहते हैं ना, मतलब फ्रॉड के तरीके से वो भी हो सकता है। तो यदि हमारे पास सप्लायर हमें गुड्स ना दे किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो हमारा बिजनेस में मतलब जो हमारा डर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में यदि रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो हम
मार्केटिंग करेंगे किस चीज़ की, ठीक है ना। तो द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ द बिजनेस कैन बी थ्रेटन एंड अनडेजर, तो हमारा बिजनेस डेजर कंडीशन में आ जाएगा। हैंस एफर्ट शुड बी मेड टू हैव वेरियस सप्लायर्स, तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सप्लायर से गुड्स ना लेकर मल्टीपल ऑफ सप्लायर्स से हम गुड्स लें। कंपटीटर मतलब प्रतियोगी, ठीक है। तो आपको पता है कि बिजनेस में जितना कस्टमर सप्लायर की ज़रूरत है उतनी ही कंपटीटर का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और कंपटीटर गुड कंपटीटर हो तो अच्छी बात है। कंपटीशन बनाने के लिए कंपटीटर्स जो होते हैं वो अपना बिजनेस अप करने के लिए बहुत सारे रास्ते चुनते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे गुड्स भी अच्छी मार्केट में बिके और हमारे प्राइस भी ठीक हो, क्योंकि यदि सामने वाली पार्टी ने, जो कंपटीटर है, उसने अपने प्राइस के दाम हमारे गुड्स से कम कर दिए तो नेचुरली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा उसका, ठीक है। या उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत अच्छी है, हमारी क्वालिटी उतने ही प्राइस में हम सामान दे रहे हैं, उतने ही प्राइस में वो दे रहे हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। द कंपीटिटिंग फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस इन ए नंबर ऑफ वेज, कंपटीशन जो फर्म होती है हमारी वो हमारे बिजनेस को प्रभाव डालती है बहुत ज़्यादा तरीके से। दे कैन डू बाय ब्रिंगिंग न्यू एंड चीप प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो नए और सस्ते प्रोडक्ट मार्केट में लाकर भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बाय लॉन्चिंग सम सेल्स प्रमोशन, या कोई स्कीम देकर कर सकती है, या अदर सिमिलर कोई और मेथड लाकर हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो इनकी भी स्टडी करनी जरूरी है। पब्लिक हैज़ डिफरेंट कंस्टिट्यूटेंट, लाइक लोकल पब्लिक्स भी हो सकती है, प्रेस हो सकती है, मीडिया एक्सेट्रा, ये सभी हमारी पब्लिक है, जनता है जो देख रही है, हमारे सामान को ले रही है, या जिसने हमारे प्रोडक्ट के बारे में सुना है। द एटीट्यूड और बिहेवियर और दिस कंस्टिट्यूएंट कैन इफेक्ट द बिजनेस यूनिट, इन सभी लोगों का जो बिहेवियर होता है वो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है। फॉर एग्जाम्पल, द लोकल पॉपुलेशंस कैन अपोज सम एस्टेब्लिश्ड फर्म हुज बिजनेस इज एक्सेप्टली नॉइजी, and similarly if the media gives some favorable report about a particular company, price of its shares can be registered and increase on this count। तो यदि लोकल पॉपुलेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में कुछ बोलती है और जो मीडिया है वो भी उसके बारे में उस सपोर्ट करता है, तो इससे हमारी कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस हैं या कोई भी कंपनी के शेयर के प्राइस है वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकता है। यदि उन्होंने फेवरेबल हमारे बारे में बोला है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और यदि उन्होंने हमारे बारे में फेवरेबल नहीं बोला है या उन्होंने बोला है कि भाई हमारे डिसएग्री है हमारे प्रोडक्ट से, तो उसका सीधा सीधा हमारे बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो हमें पब्लिक के बारे में, उनकी राय के बारे में जानना भी जरूरी है टाइम टू टाइम। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, the marketing intermediaries plays a significant role in developing any business unit. They are those person who reduce the distance between the producer and agent। आपको मालूम है कि यदि मैं कोई बिजनेसमैन अमेरिका में बिजनेस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग उसकी अमेरिका में है और उसको इंडिया में बेचना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस डिस्टेंस को कम कौन करते हैं? इंटरमीडिएटर्स, ठीक है। दे आर दोज पर्सन हु रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड एजेंट्स। For example, a company sells its goods with the help of agents, and if because of some reason all the agents get annoyed with the company and refuse to sell its goods, there can be crisis of the company। यदि किसी रीज़न की वजह से जितने भी एजेंट्स हैं वो काम करने के लिए मना कर दे कि हम आपकी सेल को प्रमोट नहीं करेंगे, हम आपकी प्रोडक्ट की सेल नहीं करेंगे, तो उसका सीधा सीधा हमारे बिजनेस पे क्या आएगी? क्राइसिस आ जाएगी, हमारे बिजनेस के बंद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको इंटरमीडिएटर्स के बारे में पूरी नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक आता है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स दोज फैक्टर विच है डिस्टेंस रिलेशन विद बिजनेस, जो हमारे बिजनेस से रिलेट तो करते हैं मगर उनके हमारे बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस फैक्टर इज दैट दे इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस यूनिट ऑलमोस्ट इन द सेम वे। एक नोट पढ़ लेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। We have already seen that the internal environment is under control of business, and it cannot be wholly included in the business environment. Similarly, the microeconomic environment has a very close relationship with the business, and there it not intermediately, at least it can be controlled to a large extent in the short span of time. On the contrary, there is remote relationship of micro environment with business. In other words, business has no control if it in fact micro environment is in the reality of business environment. Its factor are called dimension of business environment. We shall now देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, बिजनेस का कंट्रोल है, तो इसकी वजह से उसने बिजनेस एनवायरनमेंट में उनको शामिल नहीं किया जाएगा।
एंड माइक्रो एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के साथ बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजली रिलेशनशिप रखते हैं, तो उसको भी हम थोड़े ज़्यादा एफर्ट से उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी ज़्यादा करके हम कर सकते हैं। मगर क्योंकि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में मैक्रो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हमने उसको इसके डायमेंशंस में इसको शामिल किया है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, मेन जो टॉपिक्स था वो हमारा ये है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में तो अभी आप क्लोजली मतलब बिल्कुल ये कह सकते हो कि कोरोना वायरस के चक्कर में आपने इकोनॉमिक को देखा ही है कि कैसे एकदम से हमारी मार्केट हमारे बिजनेस को बंद कर सकती है। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये, और आपको पता है कि किसी भी बिजनेसमैन को ये नहीं पता था कि कोरोना की वजह से उसका बिजनेस इतने लंबे टाइम के लिए बंद रहेगा। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम कितना भी स्टडी कर ले मगर इसकी बिल्कुल डीपली हम मतलब कहते हैं जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण, ठीक है। मेन हमारे डायमेंशंस में चलेंगे हमारे ये 5 ही कंपोनेंट्स, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके अंदर 3 ही चीज आती है। इकोनॉमिक जो आर्थिक वातावरण है वो 3 ही चीजों से मिलकर बनता है। इकोनॉमिक सिस्टम आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक दशाएं, ठीक है। ये जो तीनों ही हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे मतलब जो बिजनेस है उसको काफी हद तक जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट करता है, ठीक है। All 3 components of a business economic environment influence business to a large extent. They may create threat or offer opportunity to the business. Hence, the business must timely scan the force of economic environment so that threat may be avoided and opportunity may be encased. यदि हम इन तीनों फैक्टर्स को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो जो हमारे मार्केट के अंदर थ्रेट या ऑफर्स, हमें 2 चीजें मिलती हैं, या तो हमें हमारे बिजनेस के लिए कोई खतरा आने वाला है या हमारे बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी हमें आने वाली है, हमारे लिए मिलने वाली है। तो यदि हम इसको डीपली स्टडी करते हैं, इसके बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं एनवायरनमेंट की, तो हम जो हमारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको हम कैश कर सकते हैं, मतलब उसको लेकर हम अपने बिजनेस में फ़ायदा कर सकते हैं। और जो थ्रेट यदि हमें टाइम से पहले पता चल जाए तो हम काफ़ी हद तक अपने नुकसान को अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। मेजर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम सच एज सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो 3 तरह का है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट हो सकता है, कैपिटलिस्टिक हो सकता है या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज हो सकती हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज हो सकती है जिनका इम्पैक्ट आने वाला है, या कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज चेंजेस गवर्नमेंट ने किया उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशंस में हमारे पास आ जाएंगे नेशनल इनकम्स, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने 3 ऊपर कंपोनेंट बोले थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास आ गई, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है या मिक्स्ड है, ठीक है। यदि हम पॉलिसीज की बात करें तो डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती रहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज हो गई, कोई टैक्सेशन पॉलिसीज हो गई या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गई। इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, आर्थिक दशाओं की बात करें तो हमारी नेशनल इनकम किस तरीके कितनी है, या हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो किस तरीके से हमारा अप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर लेवल में क्या चल रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, the following are the main example of impact of economic environment on business. A decrease in the bank interest rate significantly increase of the demand of goods and vice versa. यदि हमारी गवर्नमेंट हमारे बैंकिंग रेट को जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा दे तो सीधा सीधा हमारी डिमांड की जो किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रा हो जाएगी। राइज इन इनकम ऑफ पीपल लेड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ सप्लाई एंड वाइस वर्सा। यदि किसी भी कंट्री में वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो बढ़ने लग जाएगी तो भी हमारे यहाँ पर जो डिमांड है गुड्स की वो बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हाई इन्फ्लेमेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। हाई इन्फ्लेमेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस।
उच्च मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट, उच्च मुद्रास्फीति जो होती है उसकी वजह से हमारी जो बिजनेस की कॉस्ट है उसमें भी, हमारे बिजनेस का जो प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो बिजनेस की कॉस्टिंग है वो भी बढ़ेगी। यदि हमारे टैक्स में कमी आ जाए, गवर्नमेंट कहती है कि हम टैक्स कम कर दें, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि पॉलिसीज में यदि गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स कम लेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की जो मांग है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स ज़्यादा मांगेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा मांगेंगे तो प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आज मैं केवल इसके अंदर एक ही टॉपिक क्लियर करा रही हूँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बाकी के जो 4 टॉपिक बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से मतलब इसके अच्छे से नोट्स बना के भेजा करें। नोट्स कई बच्चे बहुत शॉर्ट में बना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट मत बनाया करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप आर के सिंगला से ही करो, आपके पास यदि कोई और अदर बुक है तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। क्लियर। आज का यूट्यूब पे जो आप कमेंट बॉक्स में कोड डालेंगे वो डालेंगे 5। मुझे इससे आइडिया मिलता है कि आपने मेरी प्रॉपर जो वीडियो है प्रॉपर पूरी सुनी है या नहीं है, या सिंपल वैसे ही नोट्स बना के भेज दी है। ठीक है।